हेलो दोस्तों, आज मैं एम लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए चलते हैं आगे। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय जो थे भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। नेहरू की इसी मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन के दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ। इस योजना की विशेषताएं क्या थी? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर, सामान्य में वे आते हैं जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे।
अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, तो आइए देखते हैं। पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। इस लाइन का कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र को मिलेंगी और राज्य को राज्य की शक्तियाँ तथा केंद्र सरकार को केंद्र सरकार में शक्तियाँ बांट दी गई हैं। संप्रभु स्वतंत्र भारत के सभी शक्तियाँ प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को पेश की गई थी, को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। ये परिवर्तन क्या हैं? तो पहला, इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आ पहुंची। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से घटकर 70 कर दी गई। अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान एक ही दिन अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 साल 11 माह और 18 दिनों के संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी, जिनके अध्यक्ष इस प्रकार। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो कि एक परामर्शदाता समिति थी। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां कौन सी थी? तो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति V पट्टाभी सीतारामैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JV मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्श समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति V पट्टाभी सीतारामैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, भाषाई प्रांत आयोग SK डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता पर तदर्श समिति S वरदाचारी। प्रारूप समिति इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य हैं N गोपालास्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। यानी BL मित्र के हटने के बाद N माधव राव यहाँ पर इस जगह पर बैठे। TT कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिए थे। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। इसमें कुल 141 बैठकें हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार शुरू हुआ। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत और प्रभावशील दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है और इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। संविधान के शुरुआत के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलियन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा।
संविधान सभा की आलोचना, इसके विभिन्न आलोचक हैं। तो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि कहा गया भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव, आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। समय की बर्बादी, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था और उन्होंने इसे अपोहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व, आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा के कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेन्यूले ऑस्टिन ने टिप्पणी दी, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। हिंदुओं का प्रभुत्व, कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने कहा, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, दूसरा आवश्यक तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाह के रूप में नियुक्त किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायदा को भारतीय संविधान के प्रमुख संलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली से उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मंदलाल बोस और बिहूर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहूर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितिमय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व जातिमय किया गया। दोस्तों, दूसरा चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है और अगला चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।